चांदनी चौक में कोई पान खिलाता है, कोई भस्म खिलाता है, तो मैं कहता हूँ आप तावीज़ बांध लो, गले में जो माला वाला लटकानी लटका लो, खाओ कुछ नहीं। पेट में एसिड बन रहा है और खाना नहीं है पेट में आपकी, तो क्या उससे भी हो सकता है अल्सर? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो है दर्द होना और रिफ्लक्स होना, जलन होना। इसके अलावा कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एनीमिया के साथ, खून की कमी के साथ। गाँव में लोग कहते हैं कि ज़्यादा मिर्च खाने से भी अल्सर हो जाता है। मिर्च खाने से अल्सर होता नहीं है, ठंडा दूध पीने से अल्सर हील हो जाएगा, वो भी एक मिथ है। देखा जाए तो दूध में क्या है, कैल्शियम है और प्रोटीन्स हैं, और कैल्शियम और प्रोटीन को जब भी हमको डाइजेस्ट करना होता है, हमको ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है। जिनको अल्सर हुआ हो और इस तरह के जुगाड़ वाले इलाज करा के और बिगाड़ लिया उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली बहुत आते हैं ऐसे हमारे पास, और दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी एक्चुअली। पेट में जलन, सीने में जलन या चुभन या खाना खाते ही दर्द, हमारे घरों में इन सबको अक्सर गैस या एसिडिटी बोलकर टाल दिया जाता है। लेकिन सच ये है कि कई बार यही लक्षण, छोटी छोटी परेशानियां जो हैं, अल्सर जैसी बड़ी बीमारी का इशारा होती हैं। हम लोग दही चावल से लेकर तमाम घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, सब दवाइयाँ ट्राई करते हैं, पर समझ नहीं पाते कि आखिर पेट के अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और कब ये मामला गंभीर हो सकता है। आज की बातचीत में हम इसी पर बात करेंगे कि अल्सर बनता क्यों है, कितना खतरनाक हो सकता है और कौन कौन सी आदतें इसे बढ़ाती हैं। क्या इलाज में कोई नई तरक्की हुई है, कहाँ तक पहुँचा है इसका इलाज? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर JS भोगल। डॉक्टर JS जो है कैलाश हॉस्पिटल में है, गैस्ट्रो क्लिनिक में आप जो काम करते हैं। इनसे हम समझेंगे कि अल्सर की पूरी दुनिया क्या है और क्या इसके बारे में मिथ है। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। और सर, हम पेप्टिक अल्सर पे बात करना हमने चुना आज ये टॉपिक। अल्सर एक टर्म को पहले आप समझाइए कि अल्सर होता क्या है? देखिए, अल्सर एक, जैसे आम भाषा में जिसको बोलते हैं कि छाला, जैसे स्किन हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी बॉडी के ऊपर, जब ये किसी भी कारण छिल जाती है तो वहाँ पे वो जो छाला बन जाता है उसको हम अल्सर बोलते हैं। इसी तरह हमारे जो एलिमेंट्री कनाल है, फूड पाइप से लेके आगे इंटेस्टाइन तक, सारी म्यूकोजल लेयर एक होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। जब वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दरार आ जाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस, कोई भी कारण हो सकते हैं उसके, तो वहाँ पे भी एक छाले की तरह बन जाता है, छिल जाता है जैसे वो मेम्ब्रेन, तो उसको हम अल्सर बोलते हैं। अच्छा, तो बेसिकली पेप्टिक अल्सर का मतलब यह है कि पेप्टिक मतलब कि एसिड से रिलेटेड, अल्सर मतलब एक छाला जो कि पेट में या आंत में हो सकता है। आपको OPD करते हुए कुछ कॉमन रीजंस जो आपको दिखते हैं, जैसे आप 10 मरीज देख रहे हैं, इसमें से सबसे कॉमन फैक्टर क्या है इसके रीजंस? 10 में से मैं कहूँगा कि 6 के करीब मरीज जो होते हैं वो आजकल, जैसे आपने पहले बताया कि जलन, एसिडिटी जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं, गैस बनना जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं, इन्हीं सिम्टम्स के साथ आते हैं, पेट में दर्द के साथ आते हैं। तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये इज़ इट सिंपल एसिडिटी के छोटे मोटे लक्षण हैं या कोई सीरियस रूप भी ले सकते हैं। उस पर फिर इन्वेस्टिगेशंस हमारे काम आती हैं। अच्छा, और पेट में जलन जो एसिड रिफ्लक्स के कारण हो रही है या एसिडिटी के कारण हो रही है, और अल्सर की जलन, ये कितनी अलग होती है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करें? देखिए, पेट में दर्द और जलन के कई कारण, जलन एक अलग चीज़ है, दर्द एक अलग चीज़ है। पेट में जलन होना अपने आप में पहले ये इंडिकेट करता है कि एसिड से रिलेटेड है। कई लोगों को रिफ्लक्स होता है, छाती में बहुत जलन महसूस होती है, खाना खाने के इमीडिएटली बाद उनको जलन महसूस होती है, ये एक अलग चीज़ है। दर्द, अगर पेट में दर्द बताया जाए तो दर्द के तो बहुत कारण हैं। पेट में दर्द आपके लिवर से भी रिलेटेड हो सकता है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकता है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड हो सकता है, स्टोन्स हो सकते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर जो बहुत कॉमन है, देखे जाते हैं। पैनकेटाइटिस बहुत कॉमन है जो कई बारी अल्सर की तरह ही मिमिक करता है, कि जैसे अल्सर का दर्द जब हम खाना खाते हैं तो हमारी पीठ की तरफ जाता है, पैनकेटाइटिस में भी ऐसा ही दर्द होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बारी किडनी स्टोन्स जो कि जिनका कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो भी पेट में दर्द कर देते हैं। इंटेस्टाइन्स के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन या रुकावट या कुछ भी हो तो वो भी दर्द कर सकता है। सो दर्द तो कई कारणों से हो सकती है, पर दर्द और साथ में अगर किसी मरीज के अंदर एसिडिटी की पहले सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं पहले, तो वो हमको इंडिकेट करते हैं कि शायद वो एसिड से रिलेटेड है। 2 सवाल पूछता हूँ मैं कि एक ये समझाइए कि पेप्टिक अल्सर और ड्यूटेनल अल्सर में क्या डिफरेंस है, दूसरा इसके रीजंस बताइएगा, कॉमन रीजंस क्या हैं? देखिए, पेप्टिक अल्सर इज़ अ वाइड टर्म, ये वाइड टर्म है। पेप्टिक मतलब एसिड रिलेटेड, अल्सर मतलब जैसे आपको समझाया अल्सर, डिपेंड करता है कि एलिमेंट्री कैनाल के किस एरिया में वो है। ज़्यादातर कॉमन होते हैं गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर, जो स्टमक के अंदर देखे जाते हैं, पेट की थैली में देखे जाते हैं, उनको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं।
और जो इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा जिसको हम ड्यूडनम बोलते हैं, ड्यूडनल बल्ब बोलते हैं, वहाँ पे अगर अल्सर बनता है तो उसको हम ड्यूडनल अल्सर बोलते हैं। अच्छा। सो ये दोनों है एक तरह की चीज़ ही, इंटररिलेटेड है, बट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन हम उनको गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडनल अल्सर बोलते हैं। अच्छा, क्या कारण है सर? ज़्यादा पेन किलर लेने से हो रहा है, भूखा रहने से होता है, या ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स के कारण होता है? रीज़न देखिए ऐसा है कि अल्सर फॉर्मेशन बेसिकली अगर हम समझें तो हम उसको इस तरह से समझा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है और एक डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है, डैमेजिंग मैकेनिज्म है। जब भी किसी भी कारण से डैमेजिंग मैकेनिज्म ज़्यादा एक्टिव हो जाता है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के बनिस्बत, तो वो अल्सर फॉर्मेशन करता है। अच्छा। सबसे कॉमन कॉज जैसे आजकल आप सब पढ़ रहे हैं कि एच पाइलोराई इन्फेक्शन जो एक तरह का बैक्टीरिया है, वो बहुत कॉमन कॉज है एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स और अल्सर करने का। अब उसके अंदर भी अलग अलग मैकेनिज्म है कि वो बैक्टीरिया है जो कि नॉर्मली भी हमारी बॉडी के अंदर नजर आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर तरह का एच पाइलोरी इन्फेक्शन अल्सर ही करेगा, कई बार नॉर्मल कमेंसल भी होता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितना विरुलेंट है। जब वो आपके शरीर के अंदर जाता है खाने के साथ, कंटेमिनेशन के साथ, वो जब जाता है पेट के अंदर, तो उसके अंदर एक एंजाइम होता है जो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करता है, वेपनाइज हो जाता है वो। हाँ, और वो जो अमोनिया होता है वो हमारी जो म्यूकोजल लाइनिंग है, जिसको म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं, जो हमारे पेट के अंदर होती है, उसको ब्रेक करती है। उस एरिया को पर्टिकुलर जहाँ पे वो बैक्टीरिया हिट करता है वहाँ पे ब्रेक करती है। उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया अंदर इन्वेड करता है हमारी लाइनिंग के अंदर, जो कि नॉर्मली होना नहीं चाहिए। म्यूकोजल लाइनिंग जो इसीलिए होती है कि हमको बैक्टीरिया से और बाकी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सके। एसिड प्रोडक्शन तो पेट के अंदर होना ही होना है क्योंकि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कैसे करा जाए, हमारी ही म्यूकोजल लाइनिंग उसमें हमको हेल्प करती है। अदरवाइज अगर एसिड बनता रहेगा तो वो तो हमारे पेट को भी ख़राब कर देगा। तो इसलिए म्यूकोजल लाइनिंग का होना बहुत ज़रूरी है, म्यूकस लाइनिंग का होना ज़रूरी है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया इन्वेड करता है तो वो उस लाइनिंग को ब्रेक करता है। उस लाइनिंग को ब्रेक करता है जिससे कि और जिससे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। अब हर बैक्टीरिया एसिड नहीं करेगा प्रोड्यूस, ना ही वो अल्सर करेगा, लेकिन कुछ जो विरुलेंट टाइप के होते हैं, जो बहुत तेज़ एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप जब होस्ट के जेनेटिक मेकअप के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक अल्सर फॉर्म करता है। अच्छा। और तीसरी बात यह है कि बिकॉज ये जो बैक्टीरिया है ये कुछ ऐसे सेल्स को इन्वेड करता है जो कि हमको जो एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो ये बैक्टीरिया 2-3 तरह से एक्ट करता है। पहली बात तो ये जो हमारी नॉर्मल प्रोटेक्टिव लेयर है, म्यूकस लेयर है, उसको तोड़ता है, इन्वेड करता है और एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर अल्सर फॉर्म करती हैं। और जिनको ये बैक्टीरिया नहीं है, हाँ आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, जिनको बैक्टीरिया नहीं है उनमें फिर ये है कि ड्रग्स, जैसे आजकल पेन किलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेन किलर्स का भी अगेन यही काम है कि पेन किलर अपने आप में एक सॉफ्ट टाइप के, थोड़ा लाइक डाइल्यूट टाइप के अल्सर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे म्यूकोजल लाइनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। कुछ लोग खाली पेट खा लेते हैं पेन किलर। हाँ, तो वही ना, क्योंकि वो डिस्टर्ब करते हैं। और दूसरा, कुछ उनका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि दे ट्राई टू ब्लॉक द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो एक तरह के केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर जो हमारे म्यूकस फॉर्मेशन में हमको हेल्प करते हैं, वो उसको ब्लॉक करते हैं। तो वो एक डायरेक्ट इफेक्ट है और एक म्यूकोजल जो म्यूकस लाइनिंग है उसको इंटरप्ट करते हैं। तो वही दोनों फैक्टर्स फिर काम में आ जाते हैं और वो इस तरह से अल्सर फॉर्म करते हैं। ये 2 मेन कारण हैं। इसके अलावा कई और कारण हैं जो देखा जाए तो सही तौर पे अल्सर करते नहीं हैं, लेकिन अल्सर की सिवियरिटी, उसके सिम्टम्स, उसके कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते हैं। जैसे कि स्मोकिंग अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लोग स्मोकर्स हैं, ये नहीं कि स्मोकिंग एज सच आपका अल्सर कर रही है, पर हाँ, अगर आपके अंदर अल्सर बना हुआ है या कुछ ऐसा मैकेनिज्म चल रहा है जो अल्सर फॉर्मेशन कर सकता है, स्मोकिंग उसको और एनहांस करती है। क्योंकि जो निकोटिन होता है, पहली बात तो वो भी हमारी म्यूकस लेयर को डिस्टर्ब करता है। निकोटिन हमारे जो गैस्ट्रिक लाइनिंग में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको कम करता है। तो अगर अल्सर बना हुआ है उसकी हीलिंग में नहीं हो पाएगी। ब्लड सर्कुलेशन होगा तभी दवाई वहाँ पे असर करेगी, तभी वहाँ पे हीलिंग होगी। तो ये जो पहले मिथ माना जाता है कि स्मोकिंग कॉजेज अल्सर, स्मोकिंग एज सच डज नॉट कॉज अल्सर। स्मोकिंग उसको एनहांस करता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता है और उसकी हीलिंग में मुश्किल करता है। अच्छा, स्मोकिंग के साथ साथ जो चबाने वाले तंबाकू, बिल्कुल, निकोटिन किसी भी फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो उसका सेम असर होगा।
सिमिलरली अल्कोहल, शराब के साथ भी, शराब एज सच आपको वो नहीं कर रहा है, शराब भी एक तो लोकल इफेक्ट कर रहा है कि आपके जो म्यूकस लेयर है उसको तंग कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और दूसरा हीलिंग में फ़र्क कर रहा है। अच्छा, तो इसलिए ये चीज़ें डायरेक्टली अल्सर नहीं करती हैं, बट ये अल्सर को बढ़ाने में और तेज़ी दिखाती हैं और उसकी हीलिंग में और डिले कर देती हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पेट में एसिड जो है बनता रहता है हर समय। आजकल जो है फास्टिंग का बहुत कल्चर है, लोग बहुत देर तक भूखा रहते हैं। जब पेट में एसिड बन रहा है और खाना नहीं है पेट में आपके, तो क्या उससे भी हो सकता है अल्सर? बिल्कुल, उससे अल्सर अल्सर नहीं होगा उससे। अच्छा, लेकिन अगर अल्सर है या टेंडेंसी है तो उसको एग्रीवेट करेगा, उससे जलन हो सकती है, उससे जलन हो सकती है, सिम्टम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं रमज़ान के दिनों में बहुत सारे लोग आते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, पेट दर्द के साथ आते हैं, कई बार वो ब्लीडिंग अल्सर्स के साथ आते हैं, उनके तो ऑलरेडी अल्सर था, बिकॉज वो बहुत देर तक फास्टिंग में है, खाना नहीं खा रहे हैं, तो जो एसिड बन रहा है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा खाना अंदर जाने से, क्योंकि जब खाना अंदर जाता है तो एसिड न्यूट्रलाइज होता है उसके साथ, तो वो नहीं हो रहा है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है अल्सर को, तो कॉम्प्लिकेशन उससे ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इस बैक्टीरिया से अगर अल्सर हुआ है, आप बता रहे हैं एच पाइलोराई जो है, तो क्या इससे डायरिया भी होता है उससे अल्सर के साथ साथ? नहीं, डायरिया कई बारी दवाइयाँ लेने के कारण हो सकता है। अच्छा, बिकॉज जब भी हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वो भी सप्रेस होते हैं, उससे कई बारी डायरिया हो जाता है। तो इसलिए एसिड जो इनहिबिटिंग मेडिसिन हम लेते हैं जो एसिड को कम करते हैं, प्रोलॉन्ग यूज लेने से कई बार डायरिया इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं उससे। अल्सर के कारण या एच पाइलोरी एसिड के कारण डायरिया नहीं होगा। अच्छा, और क्या क्या सिम्टम है पेट में जलन दर्द के अलावा, इसके और कोई सिम्टम हो जिस पर बहुत ध्यान देना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट तो है दर्द होना और रिफ्लक्स होना, जलन होना। इसके अलावा कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एनीमिया के साथ, खून की कमी के साथ। इतना ब्लड लॉस हो जाता है? क्योंकि वो क्रॉनिक लॉस ऑफ ब्लड चल रहा होता है। अच्छा, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, अगर एकदम ब्लड निकलता है अल्सर से और वो हमको स्टूल के अंदर नज़र आता है तो बात सीधी समझ आ जाती है। कई बारी क्योंकि अल्सर पुराने चल रहे होते हैं, उनमें से क्रॉनिक लॉस ऑफ ब्लड होता रहता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कम होता रहता है, नज़र नहीं आता हमको ब्लड लॉस एज सच। तो उसको देखने के लिए मेंडोस्कोपी करते हैं। जैसे हमारे पास अक्सर लेडीज़ आती हैं एनीमिया के साथ। अब एनीमिया के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट लाइक अपार्ट फ्रॉम कि उनका हम आयरन स्टडी करके देखें, बाकी फोलिक एसिड, B12 ये सब करके देखें, उसके अलावा एंडोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं कोई अल्सर ही तो नहीं है ऊपर जो क्रॉनिक लॉस ऑफ ब्लड कर रहा है जिससे एनीमिया हो रहा है। एक टेस्ट होता है जिसको हम स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड बोलते हैं। अगर तो 5-10 ml से ज़्यादा ब्लड निकल रहा है तो वो तो अपने को नज़र आएगा। कई बार ब्लड इतने कम मात्रा में निकल रहा होता है कि उसको हमको स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड एक स्पेशल टेस्ट होता है, उसके द्वारा हमको स्टूल में देखना पड़ता है। वैसे विजिबल नहीं होता है वो? वैसे विजिबल नहीं होता कई बारी, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। अल्ट्रासाउंड में कुछ समझ में नहीं आता है आंसर? अल्ट्रासाउंड नहीं, इसमें हमको अल्ट्रासाउंड ज़्यादा मदद नहीं करता है। अल्ट्रासाउंड हमको ये हेल्प कर सकता है कि और कोई कारण अगर पेट दर्द का है तो उसको डिफ्रेंशिएट करता है। अच्छा, भी अगर हमारा गॉल ब्लैडर, लिवर, पेनक्रियाज ये सब ठीक है, किडनीज ठीक हैं और फिर भी दर्द हो रही है, तो वो हमको इंडिकेट करता है कि हो सकता है ये पेप्टिक अल्सर के कारण ही दर्द हो। अच्छा, तो एंडोस्कोपी करने में तो लोग घबराते भी हैं बहुत ज़्यादा करवाने में। हाँ, ये बहुत बड़ी चैलेंज है जो हम अक्सर ओपीडीज में फेस करते हैं। जैसे पेशेंट को एंडोस्कोपी का नाम लिया जाता है वो अल्ट्रासाउंड कराने को तैयार हो जाते हैं, वो और सब कुछ कराने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो एंडोस्कोपी है थोड़ा इन्वेजिव प्रोसीजर है, वो उससे डरते हैं और वो एक दिमाग में उनके वो एक मिथ बना हुआ है, एक धारणा बनी हुई है कि पता नहीं कैमरा के अंदर जाता है। जबकि एंडोस्कोपी देखा जाए तो एक बहुत ही इजी और बहुत कंफर्टेबल प्रोसीजर है। अगर मैं घड़ी के हिसाब से भी देखूं तो उसको करने में 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। हम पेशेंट को लिटाते हैं, उसके गले को एनेस्थेटाइज करते हैं स्प्रे देकर, और जो हमारा एंडोस्कोप होता है वो 10-11 मिलीमीटर के सिर्फ उसका डायमीटर होता है। इट्स अ वेरी सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ट्यूब, और उसका लाइट सोर्स बाहर होता है। बाहर से वो इंटरनली रिफ्लेक्ट करके लाइट अंदर भेजते हैं। पेशेंट को हम सिर्फ ये कहना होता है कि आप इसको स्वॉलो करिए अंदर। दर्द 1% भी नहीं होती है। हाँ, कुछ लोग जो बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको थोड़ा नॉजिया, वॉमिटिंग फील होता है जब वो टच करता है, उबकाई आती है। पर क्योंकि हम आपके थ्रोट को भी एनेस्थेटाइज कर चुके होते हैं, तो मैं तो अपने पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी उल्टी आई है तो जितने उल्टी करने में आपको दिक्कत होती है उसका मेरे ख्याल से 1/10 भी आपको इसमें महसूस नहीं होगा। दैट इज़ द वे आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू माई पेशेंट्स। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, पर वो लोगों के एक दिमाग में कोई डर बना हुआ है जिसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। सर, अगर क्रॉनिक अल्सर है जैसा आप बता रहे हैं, तो कभी आपको बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ी है अल्सर की?
बिल्कुल, जब भी हम एंडोस्कोपी करते हैं और हमको एक अल्सर जो काफ़ी सिग्निफिकेंट साइज़ का है या थोड़ा डीप है, हमको उसकी बायोप्सी करनी चाहिए। बिकॉज़ जो गैस्ट्रिक कैंसर्स होते हैं वो भी कई बार अल्सर के फॉर्म में होते हैं। तो पहली बात तो हमको बायोप्सी लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि हम एच पाइलोरी का टेस्ट कर सकते हैं कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया उसके अंदर पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जबकि कई और नॉन इन्वेजिव तरीके भी हैं एच पाइलोरी को डिटेक्ट करने के, लेकिन अगर हम एंडोस्कोपी कर रहे हैं तो बायोप्सी से हम प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट को ये देखना होता है कि कहीं उसमें कोई कैंसर जैसी कोई बात डेवलप तो नहीं हो रही है, तो बायोप्सी करना ज़रूरी होता है। और बायोप्सी को लेकर लेकिन बहुत सारे भ्रम है लोगों के, एक बार बायोप्सी हो गई तो अगर कैंसर होगा तो फैल ही जाएगा। वो भी एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आई थिंक वी हैव टू, हमको समझाना पड़ेगा पेशेंट्स को, उनको एजुकेट करना ज़रूरी है इन मामलों में, क्योंकि पुराने सब वो बड़े पुराने सब कॉन्सेप्ट्स चलते आ रहे हैं कि कैंसर को छेड़ोगे तो वो और फैल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। जब तक हम बायोप्सी नहीं लेंगे, चाहे किसी भी तरह का कैंसर हो, चाहे गैस्ट्रिक कैंसर है, चाहे कोई भी कैंसर है, जब तक हम बायोप्सी नहीं लेंगे हम कैंसर की नेचर कैसे जान सकते हैं और हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। ऐसे दूर से एक ट्यूमर पड़ा हुआ है उसको हम देख तो रहे हैं, पर जब तक हम उसकी बायोप्सी लेके उसको माइक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे नहीं किस तरह का कैंसर है, कैसे उसके अंदर सेल्स हैं, तो हम इलाज कैसे डिसाइड कर सकते हैं। और एक सर गाँव में लोग कहते हैं कि ज़्यादा मिर्च खाने से भी अल्सर हो जाता है। मिर्च खाने से अल्सर होता नहीं है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, मिर्च भी एक तरह से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं अपने स्मोकिंग और अल्कोहल के साथ। वो आपके सिम्टम्स को एग्रीवेट करता है, हील नहीं होने। जबकि देखा जाए तो मिर्च के अंदर, हरी मिर्च या लाल मिर्च के अंदर जो केमिकल होता है कैप्साइसिन जिसको हम बोलते हैं, वो किसी हद तक म्यूकस प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, और वो जब हम खाते हैं तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की उसको भी बढ़ाता है। तो आइडियली थ्योरेटिकली देखा जाए तो वो बल्कि इट्स अ हीलिंग थिंग, बट क्योंकि अल्सर ऑलरेडी है और मिर्च और कोई भी ऐसी तीखी चीज़ जब उस पर अल्सर के ऊपर पड़ती है तो दर्द क्रिएट करती है, तो सिम्टम्स को बढ़ाता है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए हमको। और एक ये भी टर्म चलता है कि अल्सर फट गया, अब ये मैं इसको समझ नहीं पाता हूँ क्या है, कैसा? अल्सर फटना मतलब कि परफोरेशन होना। अच्छा। देखिए, अल्सर एक सुपरफिशियल अल्सर होता है कि ऊपर की लेयर सिर्फ एक थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, वो थोड़ा और गहरा चला गया, और गहरा गया तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गई, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो गई। कई कारणों से अगर वो बहुत गहरा चला गया तो वो परफोरेशन कर देता है। हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है एक तरह से ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है, फूड पाइप से लेके नीचे तक सारा एक ट्यूब की तरह है। अब वो पंक्चर जैसे टायर का पंक्चर हो जाता है, ऐसी इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वो अल्सर का फटना नहीं होता है, दैट इज परफोरेशन, एंड दैट इज अ वेरी एक्यूट वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसको कि हमको फटाफट सर्जिकली या आजकल तो एंडोस्कोपिकली भी हम उसको ट्रीट कर लेते हैं, बट दैट इज एन सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन अल्सर। देखने में आजकल रेयर मिलती है, बिकॉज आजकल पहले ही लोग इतनी दवाइयाँ वगैरह ये सब अल्सर को बचाने वाली दवाइयाँ ऑलरेडी खा रहे होते हैं, ओवर द काउंटर मिल रही होती हैं, तो परफोरेशन आजकल कम देखने को मिलती है, बट येस होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। इसके ट्रीटमेंट पे आए सर, अगर तो पेट में जलन का आजकल सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जो जैसे आप बता रहे हैं OTC ड्रग्स हैं कि एंटासिड का कोई बोतल पकड़ी है उसको पिए जा रहे हैं, सिम्टम में तो वो आराम देता है, क्या अल्सर के हीलिंग में भी कोई मदद करता है? अल्सर की हीलिंग में मदद नहीं करता, वो भी ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट करता है। जैसे पहले एक मिथ होती थी कि ठंडा दूध पीने से अल्सर हील हो जाएगा, वो भी एक मिथ है। देखा जाए तो दूध में क्या है, कैल्शियम है और प्रोटीन्स हैं, और कैल्शियम और प्रोटीन को जब भी हमको डाइजेस्ट करना होता है हमको ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इनफैक्ट देखा जाए तो दूध एक तरह से ट्रिगरिंग फैक्टर है एसिड को ज़्यादा करने का, पर वो क्योंकि सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है, जब भी हम ठंडा दूध पीते हैं या दही खा लेते हैं हमको वो जलन सी कम महसूस होती है, तो लोग सोचते हैं शायद वो हील कर रहा है, जबकि ये गलत है। उतना ही ठंडा पानी उतना ही असर करता है, बिल्कुल उतना ही असर करेगा। तो इसी तरह जो एंटासिड्स हैं अलग अलग तरह के, वो एक सूदिंग इफेक्ट करते हैं, और उनके अंदर कुछ एनेस्थेटिक एजेंट्स भी होते हैं जो आपको थोड़ा नम कर देते हैं, जो हीलिंग जैसे दर्द को कम कर देते हैं, आपकी जलन के सिम्टम्स को कम कर देते हैं, पर अदरवाइज अल्सर हीलिंग में सच वो काम नहीं आते हैं। तो और कैसे ट्रीटमेंट इसका? एक तो मान लीजिए बैक्टीरिया डायग्नोज हो गया तो आप एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। बैक्टीरिया डायग्नोज हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक चलाना, और एंटीबायोटिक जब भी चलाया जाए तो पूरा उसका कोर्स किया जाए। हम ज़्यादातर मैं अपने OPD पेशेंट्स में देखता हूँ कि हम एंटीबायोटिक अगर मैं 10 दिन के लिखता हूँ तो 5 दिन खा के लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि सिम्टम्स रिलीव हो गए। तो या तो एंटीबायोटिक किसी भी इन्फेक्शन के लिए, चाहे वो लंग्स का इन्फेक्शन है चाहे स्किन का इन्फेक्शन है, या तो एंटीबायोटिक शुरू ना किए जाए अगर ज़रूरत नहीं है तो, पर अगर शुरू किए जा रहे हैं तो एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो H. pylori जैसे एक मैंने आपको बताया कि भी एक से है, तो हम
उसको जब एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं वो नेचुरली हेल्प करता है अल्सर की हीलिंग में। इसी तरह से टू अवॉइड पेन किलर्स, अगर आपको अल्सर की हिस्ट्री है तो आपको पेन किलर्स कम से कम, बहुत ज़रूरत पड़े तभी लेने चाहिए और सेफर वंस लेने चाहिए। ओवर द काउंटर ऐसे कोई भी पेन किलर उठा के लेने से आपका तकलीफ बढ़ेगी ही। उसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जिसको PPIs बोलते हैं, जो एसिड प्रोडक्शन को कम करती हैं। एसिड प्रोडक्शन कम होएगी, नेचुरली जो म्यूकस लेयर है वो ज़्यादा हेल्दी रहेगी, एसिड कम बनेगा तो हीलिंग में हेल्प करेगी। तो दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं और आजकल ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं अल्सर की रिकवरी में। अच्छा सर, आपको ऐसे पेशेंट मिलते हैं कि जो बहुत एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर यूज़ करके उन्होंने अपने गट हेल्थ को बिगाड़ रखा है बिल्कुल ही? होते हैं, डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स कई आते हैं। उनके साथ चैलेंज होता है अगर उनको अल्सर हो जाता है तो उनको ठीक करने में? नहीं, अल्सर अपने आप में एक अलग चीज़ हो जाती है। अच्छा। क्योंकि एंटीबायोटिक्स अल्सर नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं हीलिंग की मैं बात हाँ, हीलिंग में यस डेफिनेटली वो इफेक्ट कर सकता है हीलिंग में। हाँ जी। अच्छा, क्या ऑटो इम्यून भी, अगर आपको डिजीज़ है उससे भी हो सकता है अल्सर? ऑटो इम्यून डिजीज के साथ अल्सर्स कोरिलेटेड हैं और उसमें ज़्यादा ये देखा भी ऑटो इम्यून डिजीजेज जैसे आर्थराइटिस है या कुछ है, ये लोग प्रोलॉन्ग आपके या तो स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं किसी न किसी फॉर्म में, या पेन किलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि दोनों ही अल्सर फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। तो दैट वे इट कैन बी रिलेटेड। तो सर आपने बताया कि जैसे लोग दही खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, उससे सूदिंग इफेक्ट होता है। अल्सर का पेशेंट क्या क्या खा सकता है और क्या क्या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए उसको? देखिए, जैसे मैंने बोला, स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्कोहल शुड बी अवॉइडेड, पेन किलर्स तभी लिए जाए जब बहुत ज़रूरी हैं और सेफर पेन किलर्स लिए जाएँ। इसके अलावा मिर्च मसाले कम से कम रखे जाए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे वो पुराने ज़माने कहते थे कि भूखा रहने से इंसान कम बीमार पड़ता है, ज़्यादा खाने से ज़्यादा बीमार पड़ता है। सो वन हैज़ टू टेक अ बैलेंस डाइट, टाइमली खाना खाना। जैसे अब आजकल लाइफस्टाइल हो गया, रात को बहुत लेट खाना खाना और लेट खाना खा के साथ लेट जाना, तो फिर वो खाना जो आपके पेट में पड़ा है वो ऊपर आपको रिफ्लक्स भी करेगा, आपको ज़्यादा सिम्टम्स भी देगा, रिगर्जिटेशन भी होगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं हमेशा अपने पेशेंट को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही है खाने से, उसको अवॉइड करें। ये कई बार इंडिविजुअल होता है कि कोई इंसान कहता है कि जी मैं राजमा चने खाता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक गैस वर्ड यूज़ करते, गैस बन रही है, जलन होती है, कई लोगों को नहीं होती है। तो उसमें यही बेस्ट तरीका यही है कि जी आपको जो चीज़ ज़्यादा तंग करती है उसको आप अवॉइड करें। हाँ, ये पता नहीं होता ना कि सबके लिए एक समान कोई डाइट चार्ट तो है बिल्कुल, नहीं। हाँ जी। और जैसे बहुत लोग अभी दूध पीने को बहुत एनकरेज करते हैं, लेकिन साथ साथ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो रही है उससे। नहीं, वो तो वो अपने आप में एक अलग चीज़ हो जाती है। हाँ। कैल्शियम के लिए मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा कैल्शियम की पूर्ति हो सकती है दूध से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बहुत दूध पीना पड़ेगा फिर। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या नहीं खा सकते हैं, ये आपने बताया कि इसको पहचान लीजिए स्पेसिफिकली। और जितने भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जो भी इरिटेटिंग फैक्टर्स हैं, चाहे वो मिर्च है, मसाला है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, अल्कोहल है, इरिटेटेड ड्रिंक्स है, यूएस बिल्कुल ये सब अवॉइड करें तो अच्छा है। ये क्योंकि आपके सिम्टम्स को बढ़ाएंगे। और अल्सर सर ऐसा हुआ है कि एक बार ट्रीटमेंट कर दिया हो आपने, ठीक हो गया हो पूरी तरह, उसके बाद फिर दोबारा हुआ हो किसी को? कई लोगों में हो जाते हैं अल्सर दोबारा। क्या जेनेटिक कॉज रहता है कोई? जेनेटिक भी होते हैं, जेनेटिक डिस्पोजिशन भी होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके अंदर भी एच पाइलोरी बैक्टीरिया, मेरे अंदर भी एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, लेकिन आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है ऐसी है कि वो आपको अल्सर बनने नहीं दे रही है। लेकिन मेरे अंदर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि उस बैक्टीरिया के जेनेटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और अल्सर बन रहा है। तो होस्ट का जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है अल्सर फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, स्ट्रेस से भी क्या एसिड रिलीज ज़्यादा होता है? स्ट्रेस आजकल के ज़माने में तो बच्चे से लेके बड़े तक सभी को स्ट्रेस है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। और स्ट्रेस का इसके साथ बहुत अगेन मैं कहूँगा कि डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, पर इनडायरेक्ट ताल्लुक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस एज सच आपको अल्सर नहीं करता है, लेकिन जब भी आपको स्ट्रेस होता है, आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है फाइट करने के लिए, फ्लाइट करने के लिए, फाइट और फ्लाइट जैसे हम बोलते हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो उससे इनडायरेक्टली अल्सर फॉर्मेशन बढ़ती है, बिकॉज स्ट्रेस से एक तो म्यूकस फॉर्मेशन कम हो जाती है और दूसरा आपकी एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड हार्मोन्स जो कि एसिड ये अल्सर फॉर्मेशन में ज़्यादा उसको बढ़ा देते हैं। सर मैं एक पेशेंट को जानता हूँ कि उनको अल्सर हुआ था और ब्लैक स्टूल आते थे उनको, और उन्होंने इतना पैनिक हो गया अल्सर को लेकर के कि उनको डायरिया फील होने लगा, बार बार हर आधे घंटे पे वो वॉशरूम जाएं, और पता नहीं अल्सर की वजह से उनको ऐसा महसूस होता था या स्ट्रेस की वजह से। क्या आपने ऐसे देखे?
स्ट्रेस और अल्सर दोनों चीज़ें ऐसी कर सकती हैं, बट ये जो आपने बात कही दैट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टूल को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार। स्टूल का कलर हमको बहुत इंडिकेट करता है कई बार। जैसे अगर मैंने आपको बताया कि अगर क्रॉनिक लॉस थोड़ा थोड़ा ब्लड का हो रहा है, वो तो हमको स्टूल में नज़र नहीं आएगा, उसको तो देखने के लिए हमको स्पेशल टेस्ट करना पड़ेगा जिसको हम स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड बोलते हैं। पर कुछ लोगों के अंदर जैसे आते हैं, कुछ उनको दर्द भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ यही सिम्टम लेके आते हैं कि जी उल्टी आई, उसमें ब्लड आ गया, चलो वो तो सामने नजर आ ही गया, इसका मतलब अल्सर से ब्लीडिंग हुई है। या कई बार लोग आते हैं कि एनीमिया है और जी हमको काले रंग की लैट्रिन 2-4-5 दिनों से आ रही है। काले रंग की जो स्टूल्स आना अपने आप में इंडिकेट करता है कि आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि जब ब्लड आपके एसिड के साथ मिक्स होता है तो वो अपना ऑल्टर कब हो जाता है, वो ब्लैक टारी स्टूल जिनका तारकोल होता है चिपचिपाहट वाला, वैसे स्टूल्स आते हैं, विच इज़ वेरी मच इंडिकेटिव कि अंदर ब्लीडिंग हुई है। स्मेल भी डिफरेंट होती है उसकी, कोई स्मेल भी तो डिफरेंट होती है, बट दैट इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस कि हमको इमीडिएटली एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि अंदर अल्सर ब्लीड तो नहीं कर रहा। और अगर फ्रेश ब्लड है तो आप मतलब आपके लार्ज फ्रेश ब्लड, देखिए फ्रेश ब्लड भी कई बार अगर आपके ऊपर अपर जी ट्रैक में से जैसे स्टमक या ड्यूडनम में से बहुत मैसिव ब्लीडिंग हो गई कि उसको ऑल्टर होने का टाइम ही नहीं मिला और वो फटाक से नीचे स्टूल के साथ निकल गया, तो फ्रेश ब्लड भी आ जाता है, जिसको हम हेमेटोकीजिया बोलते हैं। पर ज़्यादातर जब जो अल्सर की ब्लीडिंग होती है उसको मलीना बोलते हैं, काले स्टूल्स आते हैं। फ्रेश ब्लड के और भी कारण हो सकते हैं। फ्रेश ब्लड अगर आ रहा है तो उसको हमको नीचे के जो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉन्सेंट्रेट करके देखना पड़ता है कि वहाँ पे कोई अल्सर या वहाँ पे कोई ट्यूमर या वहाँ पे कोई और कारण तो नहीं है, सिंपल हेमरॉइड्स तो नहीं है जो फ्रेश ब्लीडिंग कर रहे हैं। पर ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर जब ब्लीड करता है तो जो मोशन का कलर होता है वो ऑल्टर्ड आता है। सर एक तो मैं, जैसे आप इलाज करते हैं अल्सर का, तो पेशेंट आ रहे हैं सिम्टम के साथ, आपने डायग्नोज किया, ट्रीटमेंट किया। एक ऐसा भी हमारे यहाँ सोसाइटी है कि जो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं वो लोग, किसी नीम हकीम से, और वो दवाइयाँ लेते रहते हैं वो लोग, और उसमें साथ में घरेलू नुस्खे भी चलते हैं कि पीतल के तांबे के बर्तन में पानी पियो। जैसे कुत्ता काटने पे बहुत सारे लोगों को रेबीज़ हो गया क्योंकि वो नुस्खे अपनाने से। ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको अल्सर हुआ हो और इस तरह के जुगाड़ वाले इलाज करा के और बिगाड़ लिया उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली बहुत आते हैं ऐसे हमारे पास, और दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी एक्चुअली कि आप किसी पुराने ज़माने में रह रहे हों, किसी गांव कस्बे में रह रहे हों, अवेयरनेस नहीं हो तो बात अलग है कि आप इग्नोरेंट हैं, आपको पता ही नहीं इसके बारे में। बट सरप्राइजिंगली दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में जहाँ पे कि लोग एजुकेटेड भी हैं, सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, तब भी ऐसे देसी टोटकों में बहुत बिलीव करते हैं। तो मैं तो उसमें ना हाँ बोल सकता हूँ ना बोल सकता हूँ, बिकॉज उनका अपना फेथ है। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखो आप तावीज़ बंधवा लो। जैसे हमारे पास जॉन्डिस के पेशेंट आते हैं कि जी वो चांदनी चौक में कोई पान खिलाता है, कोई भस्म खिलाता है, तो मैं कहता हूँ आप तावीज़ बांध लो, गले में जो माला वाला लटकानी लटका लो, खाओ कुछ नहीं, क्योंकि उससे हमको मालूम नहीं है कि उनको क्या दे रहे हैं खाने को, उस भस्म के अंदर क्या है, हैवी मेटल्स हैं, क्या है क्या नहीं है। और कई बारी सॉरी टू से कि ऐसे जो देसी टोटके होते हैं इनमें किसी न किसी फॉर्म में स्टेरॉइड्स होते हैं जो आपको सिम्टोमेटिकली बड़ा अच्छा फील कराते हैं, लेकिन वो अंदर नुकसान कर रहे हैं, हाई एनाल्जेसिक हैं तो। हाँ, तो इसलिए ऐसा ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए। लाइक इन दिल्ली जैसे शहर में यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, सब फैसिलिटीज़ हैं, ये अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर कि इसको मजाक नहीं समझे कि जो भी कोई चीज़ है वो घर की खा ले। नहीं, यहाँ ओवर अवेयरनेस भी है कि लोग गूगल करके भी ट्रीटमेंट सेल्फ करते रहते हैं। वो अपने आप में खतरनाक चीज़ है। अच्छा। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हम कोई भी दवाई लिख के देते हैं, शाम को हमको फ़ोन आ जाता है पेशेंट का कि डॉक्टर साहब इस दवाई के तो इतने साइड इफेक्ट है, आपने कैसे लिख के दे दी। तो फिर मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई मेरे को कोई एक ऐसी दवाई बता दो जिसका साइड इफेक्ट नहीं है वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि देखिए साइड इफेक्ट तो एक ऐसी चीज़ है कि आप लाख के अंदर एक इंसान को भी हुआ तो गूगल तो उसको मेंशन करेगा ही करेगा, ठीक है ना। हमने ये देखना है कि उस पर्टिकुलर दवाई के अच्छे इफेक्ट ज़्यादा हैं या बुरे इफेक्ट ज़्यादा हैं, और हमको किस लिए उसको यूज़ करना है। अब जैसे पीपीआईज हैं, अब इनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या हमारे पास चॉइस है? और वो साइड इफेक्ट भी इतने कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, प्रोलॉन्ग यूज़ करे, कोई भी मिस यूज़ करे दवाई का, तो वो तो हर एक चीज़ का साइड इफेक्ट होते हैं। पर अदरवाइज थेरेप्यूटिकली अच्छे तरीके से अगर यूज़ किया जाए अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर तो साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और अगर होते देन विल थिंक, पर पहले ये सोच के चलना कि जी इसके तो इतने साइड इफेक्ट मेंशन है गूगल के अंदर। आजकल तो लोग इनफैक्ट गूगल पढ़ के आके अपनी बीमारी हमको बताते कि शायद मेरे को ये हो गया है। अच्छा, टेक्निकल टर्म में भी। वो ये हमारी वेट नहीं करते हैं कि भी आप डायग्नोसिस बनाइए, वो आके बल्कि हमारी इंटरव्यू ले लेते हैं एक तरह से कि ये तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता। और उसमें कई बारी सॉरी टू से पब्लिक अपना नुकसान करती है, बिकॉज उसमें समटाइम्स दे फोर्स अस टू ओवर इन्वेस्टिगेट सर्टन थिंग्स टू सेटिस्फाई देम कि देखिए ये चीज़ नहीं है।
और जहाँ पे जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है उसको नहीं देखते हैं। अब जैसे सिंपल हेडेक ले लें आप, अब हेडेक के अंदर अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें 10, 12, 15 जितने भी कॉज लिखे होंगे, आखिर में कहीं ना कहीं ब्रेन ट्यूमर तो लिखा ही होगा, हो सकता है हेडेक। अब एक ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो वर्स्ट चीज़ है हम उसको सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। एंड पीपल कम विद, यंग पीपल कम विद दिस थिंग कि भी हमको ये तो नहीं हो गया। कैंसर का फियर बहुत है लोगों को, खुद टेस्ट भी करा रहे लोग जा करके। हाँ, तो इसलिए गूगल को उतना यूज करें जितना रिक्वायर्ड है। अब मैं अगर गूगल पढ़ के बोलूं कि जी मैं इंजीनियर बन गया और मैं चलो आज एक डैम बना देता हूँ या एक पुल बना देता हूँ, तो आई विल बी अ फूल। तो सिंपली, और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेडिसिन इज वन थिंग जिसको आप गूगल के थ्रू नहीं कर सकते हो। मेडिसिन इज मोर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द पेशेंट एंड डॉक्टर एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अ डॉक्टर, गुड और बैड एक्सपीरियंस ऑफ अ डॉक्टर विच मेक्स हिम वाइजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये मैथमेटिक्स या फिजिक्स नहीं है कि 2 + 2 4 हो गया और 4 ही रहेगा कहीं भी आप चले जाइए। मेडिसिन के अंदर 2 + 2 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज हर बीमारी मल्टीफैक्टोरियल होती है। तो इसलिए हमको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर कि आजकल लोग प्रोबायोटिक बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं आपके पेट को स्वस्थ रखने के लिए, और लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं उसको लेकर के। ये कितना सेफ है कि खुद से प्रोबायोटिक का एक्स्ट्रा कंज्यूम करना? देखिए, ऐसा है कि प्रोबायोटिक सबसे अच्छा तो हमारे पास दही है, कर्ड और योगर्ट, पर वो ये कि आज पीपल गो फॉर फैंसी थिंग्स, जिनकी मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, जिनकी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हो रही है, फैंसी नेम्स हैं, और कहीं तक लोगों को ये भी लगता है कि ये महंगा वाला प्रोबायोटिक है, ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव होगा। ऐसा होता नहीं है। प्रोबायोटिक्स आर गुड मेडिसिन, उनका कोई नुकसान नहीं है, पर क्यों यूज़ करना अगर हमारे शरीर को ज़रूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब वी हैव टू बैलेंस इट। आई एम नॉट अगेंस्ट यूजिंग देम, बट वी हैव टू बैलेंस इट कि हमको वाकई इनकी ज़रूरत है भी या नहीं है। ये सोचना कि भी हमारी गट हेल्दी रहेगी, हेल्थ इज़ नॉट अ स्टैटिक लाइन। आज मैं हेल्दी हूँ, कल मेरे को भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। आपका सुबह का ब्लड प्रेशर कुछ और होता है, शाम का ब्लड प्रेशर कुछ और होता है। सो इट इज़ नॉट अ स्टैटिक लाइन, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, ऊपर नीचे चलता रहता है। सो वी जस्ट कांट रैशनलाइज। आजकल गट क्लीनिंग का जैसे बड़ा तरीका आ गया कि जी वो लेग्जेटिव लेते हैं कि जी हमारा पेट साफ हो गया। व्हाट इज़ पेट साफ होना? कभी पेट साफ नहीं होता है ऐसे। तो ये कुछ गलत मिथ्स हैं जिनको हमको अवेयर करना चाहिए पब्लिक को कि इनके बहकावे में नहीं आए, और जब रिक्वायर्ड है तब किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को यूज़ किया जाए। शुक्रिया सर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। पेप्टिक अल्सर से जुड़ी है, उसके अन्य भी बहुत सारी, इसकी सारी ABCD पर हमने बात कर ली। उम्मीद है लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू। उम्मीद है आज की बातचीत से आपके मन में अल्सर से जुड़ी जो भी उलझने थी, जो भी भ्रम था, जो भी सवाल थे, उसके क्या लक्षण हैं, क्या इलाज हैं, क्या मिथ है, ये सब दूर हुए होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते और देखते रहिए आज तक रेडियो। शुक्रिया।